Nation Now. I'm Pradeep Dambiar. Here we talk about news affecting the nation. Maharashtra, Mumbai. As they say in every system, there has to be a conflict. There's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Now we have in our studios esteemed guest. We got Lakshman Sahuji from the Bharatiya Janata Party. Sahuji Sahab, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. We got Nizamuddin Rain Sahab from the Indian National Congress. Nizamuddin ji, namaskar. Welcome to the show. And we've got Manish Singh ji from the Samajwadi Party. He's in from Gorakhpur. Manish Singh ji, welcome to the show. आज तीन मुख्य खबर हम लोग चर्चा करते हैं. पहले नालंदा यूनिवर्सिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी 800 साल के बाद पुनर्निर्माण मोदी जी के हाथ पर. बीजेपी का कहना है कि बख्तियार खिलजी जी ने उजाड़ा और मोदी साहब ने उसको बनाया. दूसरा, राहुल गांधी जी जननायक का आज बर्थडे है. निजामुद्दीन जी, जबरदस्त कांग्रेस तरफ से उल्लास है, सब जगह सेलिब्रेशंस हो रहा है. कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है नीट के प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट्स कर रहे थे नीट प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ कांग्रेस जो बच्चे प्रोटेस्ट किए उन पर एफआईआर लिया है. और राहुल गांधी जी का कहना यह गलत है, स्टूडेंट्स पे एफआईआर नहीं होना चाहिए, जो नीट के एग्जामिनर्स है उन पे टोटल एफआईआर फाइल होना चाहिए, नॉट द स्टूडेंट्स. अखिलेश यादव जी ने फिर ऐसे ईवीएम पे का दोष उन्होंने उंगली उठा दिया है. इलॉन मस्क ने जो कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईवीएम को हैक कर सकता है. अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमको वापस बैलेट पेपर पर जाना चाहिए, ना कि ईवीएम, बिकॉज ईवीएम हैक हो सकता है. साहू जी साहब, बीजेपी, मैं आपसे शुरू करता हूं. नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद पुनर्निर्माण मोदी जी के हाथों से. बीजेपी का कहना है कि बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने संवारा. साहू जी साहब, पिछले 10 साल से 2014 से लेकर जैसे मोदी जी ने प्रधानमंत्री की जो कमान संभाली है, जब से लेके भारतीयत्व जो जाग उठा है, भारतीयत्व का जो पुरुषार्थ जाग उठा है, उसका यह अगला कदम है. मोदी जी ने इस चुनाव से पहले भी बोला था कि 10 साल जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, अभी तो आगे सही काम और ज्यादा अच्छी तरह तेजी से हो जाएगा. उसका ये नतीजा है, क्योंकि भारतीयत्व का जो विचारधारा थी, भारतीयत्व की जो कल्चर थी, जो विरासत हमारी जो है, उसके ऊपर जो परकीय आकांताओं ने जो आक्रमण करके जो हम जलाया था, देख रहे विश्वविद्यालय को जलाना, वहां की ग्रंथ संपदा को जलाना, हमारी संस्कृति को जलाना, ये जो एक बहुत बुरी तरह से उस समय काम किए थे, उसका नतीजा हमारे आने वाले सदियों में जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके ऊपर होते गया. एक गुलामगिरी की मानसिकता जो थी, वो उसको ब्रिटिश लोगों को या उससे पहले मुगलों को वो चाहिए थी. और उस वजह से जो विरासत पे, जो अस्मिता के ऊपर, हमारे भारतीयत्व पे जो उन्होंने इतने आक्रमण किए थे, उसका नतीजा नालंदा विद्यापीठ की ग्रंथ संपदा और विद्यापीठ जलाने पर कितने महीनों तक वो आग चलती रही, कितने सालों तक उसके नतीजे भुगतने पड़े. और ये हमारे भारतीयत्व पर जो एक आक्रमण हुआ था, उसके नामो निशान मिटाने के लिए अभी की जो सरकार काम कर रही है, उसका ये एक कदम है. और आगे जाकर पूरे दुनिया में इस विचारधारा का स्वागत होने वाला है. निजामुद्दीन जी, मैं आपके पास आता हूं. आप साहूजी साहब का सुना. लक्ष्मण साहूजी साहब, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा विरासत भी बचा है और विकसित भारत के सपने भी है. राम मंदिर भी बनाया. नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, मोदी जी ने संवारा. विरासत को भी संभाला है, विकसित भारत के सपने भी है. निजामुद्दीन जी, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में इस देश की तमाम विरासत को बर्बाद कर दिया. वो विरासत जो हिंदू धर्म की बहुत बड़ी आस्था के केंद्र रहे, दोनों जगहों पर कॉरिडोर और पथ बनाने के नाम पर उन्होंने बर्बाद कर दिया. दर्जनों मंदिरों को तोड़ा, दर्जनों मस्जिदों को तोड़ा, गरीबों को उजाड़ कर बर्बाद कर दिया. अगर ये संस्कृति बचाने का काम है तो लोगों को ले जाके कहां बसाने वाले हैं?
दूसरे चीज, नालंदा के बारे में उनको खुद को नॉलेज नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री का खुद का बयान है, उनको यही नहीं पता है कि नालंदा है किधर। तो ऐसी बातें करना बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो भी इस देश में प्रधानमंत्री होगा उसकी जवाबदारी बनती है कि वो धरोहर को संवारे और समेटे और उसे बनाकर लोगों के सामने रखे। लेकिन मोदी जी का 10 वर्ष के इतिहास में आप देखेंगे सिवाय बेचने का उन्होंने कौन सा काम किया है? उन्होंने कोई एक ऐसी धरोहर बनाए जो वर्षों सदियों लोगों के काम आए, तो उन्होंने बजाय धरोहर बचाने के उन्होंने बेचने का काम किया। आप जितनी चीजें इस देश में अब तक बिकी हैं और जितनी चीजों पर वो दावा कर रहे थे कि हमने हर मिनट नई यूनिवर्सिटीज और नई चीजें और नया बना रहे हैं, वो सब दावा खोखला था। इसीलिए जनता ने इनको उठाकर फेंक दिया। अब ये जो सरकार है ये डुलमुल नीति की सरकार है, आज रहेगी कल नहीं रहेगी, क्योंकि जो अभी से उनके यहाँ अभी से लड़ाई का काम चालू हो गया। अभी संसद में लोगों ने शपथ नहीं लिया, लेकिन उसके पहले उनके यहाँ अभी से खींचतान शुरू हो गया। और महाराष्ट्र का चुनाव आ जाने दीजिए, लक्ष्मण साहू जी को हम बहुत बढ़िया से जवाब देने वाले हैं। 250 सीट जीतकर इनके लोगों को हम वापस भेज देंगे इनके गांव, ये देखेंगे। साहू जी साहब, पहले मनीष सिंह जी से पहले एक बार पूछ लेते हैं, उसके बाद आपके पास आता हूं। मनीष सिंह जी, आपने सुना लक्ष्मण साहू जी के बीजेपी, आपने सुना निजामुद्दीन राइन जी, तो विरासत को भी सवाला है और विकसित भारत के सपने भी है मोदी जी के। काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, अब नालंदा, कैसे देखते हो आप? सबसे पहले प्रदीप जी आपको बहुत ढेर सारा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। और प्रदीप जी, वरासत और विरासत दो चीजें होती हैं। वरासत में भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला? वरासत में भारतीय जनता पार्टी को एक सामंती चरित्र मिला है। जो इनके पुरखे पूर्वज थे भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने वरासत में भारतीय जनता पार्टी को क्या दिया? एक सामंती चरित्र दिया, एक अहंकारी स्वभाव दिया, एक घमंडी व्यवहार दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भारत एक हमारा बहुत व्यवहारिक देश है। भारत एक ऐसा देश है जो समरसता का समाज चाहता है, समता और समानता का समाज चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं समझती है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश नहीं दुनिया के उन प्राचीन विश्वविद्यालयों में है जो बहुत पहले, एक तकरीबन हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से 600 बरस पहले की यूनिवर्सिटी है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी चीज का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, किसी भी चीज को बना रहे हैं, तो यह नहीं कहना चाहिए कि हमने इसका निर्माण किया है। 20 वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। 20 वर्षों से आप बिहार में सरकार चला रहे हैं। नालंदा और राजगीर, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, राजगीर से उनका बड़ा लगाव है। जब भी कोई राजनीतिक फैसला लेना होता है तो नीतीश कुमार जी राजगीर का रुख करते हैं और पहाड़ों में जाकर के वो कोई निर्णय करते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि परिवर्तन के लिए राजगीर गए होंगे नीतीश कुमार जी और कोई नया निर्णय लेकर के वहां से आएंगे। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के इन 10 वर्षों के शासनकाल को मूल्यांकित आप जब प्रदीप जी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई 100 लाख करोड़ से ऊपर रुपए भारतीय जनता पार्टी के सरकार को मिला। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 55 लाख करोड़ रुपए इनको इन्वेस्टर समिट्स के माध्यम से मिला। उसके बाद से 36 लाख करोड़ रुपए इनको बजट से, सालाना बजट से मिला। और तमाम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम वित्त मंत्री लोगों ने जो घोषणा किया उससे 100 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिले। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में चले आइए आप, तकरीबन 25 करोड़ से बड़ी आबादी हमारे पास है, तकरीबन 75 जनपद है, 18 मंडल है। आप सर कल्पना करिए कि एक भी हमारे पास फैक्ट्री नहीं है। एक भी इन 7 वर्षों में योगी और मोदी जी की डबल इंजन की जो सरकार है, एक भी फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया। जबकि बेचने के नाम पर अगर आप कहेंगे तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जो हमारा लखनऊ का हिस्टोरिकल एयरपोर्ट था, जिसकी देश और दुनिया में बहुत ख्याति थी जिस एयरपोर्ट की, उसको इन्होंने बेच दिया। उसके बाद से हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने एक विश्व स्तरीय पोलोसियो मॉल का निर्माण कराया, उन्होंने उसको भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जिन्होंने जल को बेच दिया हो, थल को बेच दिया हो, नभ को बेच दिया हो, मतलब आकाश पताल जमीन सब कुछ बेच दिया जिस सरकार ने, वो भी जीता है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने आशीर्वाद दिया है, भरोसा दिया है, उनकी ताकत और उनकी कुवत पर जो एक अदम्य विश्वास दिखाया है, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता के ऋणी हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, लड़ाइयां शुरू हुई हैं, आपसी आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। ये कहीं हार के बाद से तिलमिला गए? आपका चाल चरित्र और चेहरा
लोगों के सामने आ गया, आपस में लड़ने लगे, सिर फुटबॉल करने लगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता का अगर काम आप नहीं करेंगे, जनता के हितों पर आप खड़ा नहीं होंगे, तो चाहे अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण आपने किया था प्रदीप जी, मैंने आपसे पहले भी बोला था, और चुनाव के बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या का राम मंदिर है वो राम जी की आशीर्वाद और कृपा से भारतीय जनता पार्टी को हमारा आने जा रहा है। इसलिए हमने कहा था कि साधु और संतों के मंदिरों को उजाड़ करके, पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों को उजाड़ करके, वहां पर ठाकुरों के जो गांव है उनको बिना आमंत्रित किए आप राम मंदिर का निर्माण करेंगे, उनको शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे, उनको उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे, महान महान सेलिब्रिटियों को बुला करके, चार्टर्ड और हेलीकॉप्टर से बुला करके आप स्वागत करेंगे। क्या वो महान सेलिब्रिटी आएंगे वो अयोध्या में वोट देने के लिए? उन गांव के लोगों को पूछा आपने? उनके जमीनों को जिस तरह से कब्जा किया सरकार ने, मैंने एक शब्द प्रदीप जी इस्तेमाल किया है, सरकार ने वहां के किसानों की जमीनें कब्जा किया है, लिया नहीं है, मांगा नहीं है, जमीनों को कब्जा किया है। हमारे पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये जो अयोध्या की पहचान थी, रायनी जी ने एक तरफ इशारा किया, उस बात को उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारे पुराने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके एक मंदिर का आप निर्माण किए, जबकि जो रामलला का जो मंदिर था, जहां पर रामलला जी की मूर्ति थी, वहां पर आपने मंदिर भी नहीं बनाया, और आधा अधूरा मंदिर। और शंकराचार्यों ने जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए, शंकराचार्यों ने जिस तरह से, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उन गुरुओं ने जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, उनका परिणाम है, उनका प्रतिफल है कि अयोध्या भी हार गया। तमाम हिस्टोरिकल प्लेसों पे आप चुनाव हारे। और सर 30 सेकंड सर। और बनारस में हार कराते किसी तरह से बमुश्किल प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीते, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव कन्नौज में देख लीजिए ना, 2.5 लाख से ऊपर वोट से जीत रहे हैं। तो मोदी जी की जो एक आभामंडल था, उनका जो एक वातावरण और एक आवरण था, वो अब पूरे देश के सामने आ चुका है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को एक्सपोज कर दिया है। आज स्थिति यह है कि युवाओं के हाथों में डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास काम धाम नहीं है, नौकरी नहीं है। नीट की परीक्षा देख लीजिए, इससे सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर सवाल खड़ा किया है। हमारे और आपके सामने 8 उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए। कहने का सिर्फ मतलब ये प्रदीप जी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या किसी भी दल के लोग अगर जनता से खेलने की कोशिश करेंगे तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। और महाराष्ट्र से लेकर के और मणिपुर तक, मेघालय से लेकर के मिजोरम तक, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और सत्ता से बहुत जल्दी बेदखल होने का समय आ चुका है। साहू जी साहब, आप सुने, आप मनीष सिंह जी का भी सुने, निजामुद्दीन राइन साहब का भी सुने। साहू जी साहब, जनादेश आपके पास नहीं है और कोई काम नहीं किया आपने। प्रदीप जी, यस, अभी मैंने दोनों महान वक्ताओं की बात सुन ली है, अभी मुझे बोलने दो। नहीं, बिल्कुल बोलने, कोई नहीं, बहुत डिसिप्लिन। अभी बात ऐसी है, चुनाव से पहले ये आखिरी सांसें गिन रहे थे ये लोग। एक चुनाव में 50 सीटें इधर उधर हो गई इनके लिए, तो इनको पर निकल गए ज्यादा बात करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी अहंकारी नहीं थी, आज भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सलग 50 साल विरोधी दल के नाते इस लोकतंत्र में काम किया है। इनको विरोधी दल में काम करने की आदत नहीं है। विरोधी दल के नाते जो साजिश की है इन लोगों ने, दोनों महान वक्ताओं के नेताओं ने और उनके दलों ने, ये साजिश, देश विरोधी साजिश करके ये लोग चुन कर आए हैं। ये ध्यान रखो। इनको लोगों ने, बीच में मत बोला। अभी निजामुद्दीन जी बोलिए, बोलने दीजिए ना। अभी आपके पास आओ ना, आप खूब बोलिए ना, बोलिए। मुझे मालूम है आपको विरोधी दल में काम करने की आदत ही नहीं थी। हमने 50 साल विरोधी दल में रहने के बाद देश के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है। हम विरोधी दल के नाते कभी विदेश में जाकर देश की बदनामी नहीं की है। हमने चाइना में जाकर, पाकिस्तान में जाकर या लंदन में जाकर, आपके नेता लोग क्या करते जरा सोचिए। आपकी सीट जो चुन कर आए हैं उनका वोटिंग परसेंटेज कहां बढ़ा है वो देखिए। आपका वोटर कौन है वो देखिए। धर्म के आधार पर, मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर केवल भाजपा को हराना, इस मुद्दे पे मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा करके मस्जिदों में उधर फतवे निकालकर आप लोग चुनकर आए हैं। 50 सीट आप पर ज्यादा लेकर आए हैं। आपको इसके आगे हम इतने गलत फहमी में हम रह गए नहीं, हम विश्वास में रह गए। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन हमारे साथ जो गद्दारी हुई है, वो देश का विभाजन करने की मानसिकता में जो दल थे, जो नेता थे, उनके साजिश की वजह से इनको विजय मिली है। और हमको काम के बारे में बोलते हैं। 55 करोड़ लोगों को बैंक में अकाउंट खोल के हमने विकास के प्रक्रिया में लिया है। हमने आम आदमी को, सामान्य जन को विकास के प्रक्रिया में, सरकार हमारी है,
ये लगने के लिए पहले विकास प्रक्रिया में लिया है। आपके नेता लोग जैसे तलवे चाटकर, नेताओं के पैर धोकर, चरण धोकर, वो जो नमन करने वाले आप लोग है ना, उसके वजह से डेमोक्रेसी का जो यह हाल हुआ है। और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश ने, जनता ने, मतदान में बनाया है। आप लोगों के हाल क्या होते? आपके 400 सीट थे, अखिलेश सिंह और मुलायम सिंह डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राम लला इनके मुंह में नाम अभी आने लगा। पूरा मंदिर को विरोध करने वाले, जो मंदिर के लिए उनके ऊपर गोलियां झाड़ने वाले, उनके खून करने वाले, ये कार सेवकों के खूनी लोग अब रामलला के मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। रामलला का मंदिर कैसा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा। ये चर्चा कौन करता है? किसने गोली चलाई थी कार सेवकों के ऊपर? ये भूल गए क्या आप लोग? जनता भूली नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में हमने विश्वास के साथ लेकर लोगों को राज किया है, और आगे जाकर ये सब बाजी पलटने वाली है। ये दूसरे वक्ताओं ने बोला, प्रवक्ता ने, कि हम महाराष्ट्र में दिखाएंगे। आप महाराष्ट्र में अभी आप देखो क्या होता है, उसकी चिंता मत करो। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने और हमारे सरकार ने, तीनों पार्टियों ने जो काम किया है सरकार होते हुए, ये लोग भूलेंगे नहीं। हम विश्वास के साथ लोकसभा चुनाव को सामने गए थे, और हमारा जहां जहां विश्वासघात हुआ है, जिस कारणों से हुआ है, उसका अभ्यास, उसका सब मंथन हमारे पार्टी में होता है। क्योंकि हम कोई चुनाव के लिए सिर्फ चुनाव सामने जाने वाली हमारा दल नहीं है, यह अवसरवादी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्र सर्वोपरि चलकर, राष्ट्र सर्वोपरि मानकर, कल हमारा 21 जून जो है, ये इंटरनेशनल योग डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या तुम्हारे सरकारों ने कभी सोचा था योग दिन ये भारत का दिन है और पूरे दुनिया में होगा? तुमने कभी भारत के बारे में सोचा? भारत के विदेश के इमेज के बारे में क्या सोचा? 23 जून का हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। कश्मीर के बारे में आपकी क्या रवैया थी? क्या 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 खेल किया कश्मीर वालों के साथ आपने? 50 साल 370 इतने दिन क्यों रख दिया? हमने 370 हटा के रख दिया था। इतना ध्यान रखो, हम राष्ट्र और देश पहले प्रायोरिटी देने वाले लोग हैं। हम अवसरवादी, सिर्फ राजकीय गद्दी, राजनीतिक दल, ये ऐसे हम दल नहीं है। हर एक बारे में बोल सकते हैं। विकास के बारे में आप लोग बोलते हो, विकास के बारे में आप लोग बोलते हो। क्या आपके पास सरकारें नहीं थी इससे पहले? क्या यूपी आपके पास नहीं था? यूपी का क्या हाल बना के रखा था आपने? आप संस्कृति की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। अरे आपने कहीं का छोड़ा नहीं। पूरे अवसरवादी लोग, समाजवादी पार्टी का क्या समाज में क्या चित्र है? क्या बात करते हैं मनीष सिंह जी आप? भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारे जब पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विजय हुई है, यूपी और महाराष्ट्र के बारे में आप बात करेंगे, 4 प्रदेश के बारे में, जहां हम विश्वास के साथ सामने गए थे, और जहां जहां हमको कम वोट मिले हैं, हमारा मंथन जारी है, और वो बाजी आपके ऊपर पलट के रहेगी। चिंता मत करो, पलट के रहेगी, बारे में पलट के रहेगी। एक 50 सीट आपको 10 साल के बाद बढ़कर मिल गए। आप इतने हो गए कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देश को बर्बाद कर, हमको 300 सीटें मिलती थी क्या? हम सत्ता में आते थे क्या? तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, डंकी की चोट पर बने हैं, मतदाताओं ने चुन कर दिया है, तुम्हारे मेहरबानी से नहीं हुए हैं। इतना ध्यान रखो। जनादेश एनडीए के साथ है। निजामुद्दीन जी, मनीष सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। निजामुद्दीन जी, पहले तो साहू जी को ये पता होना चाहिए, कभी 50 साल इनकी पार्टी को हुआ भी नहीं है, और 50 साल से ये काम कर रहे हैं। मतलब ये झूठ की फैक्ट्री है तुम्हारी। साहू जी, आप झूठ देखे, ऐसा है कि अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र, आप सुनने की ताकत रखिए। चुप रहिए, आप सुनो पहले। साहू जी साहब, साहू जी साहब, निजामुद्दीन जी 2 मिनट। तुम्हारी राजनीतिक अक्ल क्या है? मैं जब आप सुनो पहले, आप सुन नहीं सकते तो क्या आप क्यों साहू जी साहब, थोड़ा हम लोग चुप देना, तो उनका सुनिए ना, वो क्या बोल रहे हैं। साहू जी साहब जरा सुनिए ना, चुपचाप। साहू जी साहब जरा सुनिए उनका जरा सुनिए। बोलिए निजामुद्दीन जी, बोलिए। साहू जी साहब जरा 2 मिनट रुके, उनको सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो जिक्र कर रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, इनके कोई विश्वास के लिए नहीं। ये सब दलाल हैं इस देश के एक एक चीजों को बेचने का काम ये कर रहे हैं। बस ये कभी मंदिर के नाम पर
मुसलमानों के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, गाय बैल के नाम पर, इसी के नाम पर काम करते हैं और इसी का पैसा खाकर ये बैठे रहते हैं, उसका हिसाब नहीं देते। आज तक इन्होंने जिस देश में गऊ और बैल और भैंस की बात करते थे, उन्हीं कंपनियों का सारा चंदा वसूल कर देश में लगाते रहे, तब इनको बुरा नहीं लगता। और जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं, जिस जो है नेहरू की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि उनके धूल जो उनके पांव में लगा है, वहां तक मोदी को पहुंचने को सदियों लगेगा। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, ये एक ऐसा विषय इस देश में बता दें जिसके लाने से इस देश में नौजवानों को फायदा हुआ हो। आज हजारों क्या करोड़ों नौजवान देश में बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। बोलिए 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 निजामुद्दीन जी, बोलिए बोलिए निजामुद्दीन जी, बोलिए। ये अगर सुन नहीं सकते तो इनको साहब जी बहस साहब, करने साहब जी की साहब, बात जरा नहीं 2 है। मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं। जब ये बहस कर रहे हैं तो मैं सुन रहा था। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, डिसिप्लिन है, आरएसएस के लोग हैं। मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया, क्या मुसलमानों ने वोट इनको नहीं दिया? ये झूठ की फैक्ट्री है। अगर इनको मुसलमानों से इतनी नफरत है तो उनको जो है देश में मरवा दें, यही काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अरे क्यों नहीं मुसलमानों ने वोट दिया? अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो जेडीयू क्यों आई? क्यों जो है टीडीपी मुसलमानों के वोट से चुनकर आई? अगर इनकी जानकारी नहीं है, इनका नारा है सबका विकास, तो क्या मुसलमानों का कौन सा डेवलपमेंट इस देश में कर रहे थे? ये बार बार कह रहे थे कि हम रिजर्वेशन हटा देंगे, सत्ता के लिए तलवे चाटने गए। ये जो है टीडीपी के नेता का तलवे चाट रहे प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल कि हमको जो है आप सरकार में रहिए, मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दीजिए, आप मुसलमानों की मस्जिदों को एफएसआई दीजिए, मुसलमानों की दरगाहों को पैसा दीजिए। पूछिए कि इनके उसमें है कि नहीं मैनिफेस्टो में टीडीपी के? ये बातें करना, चिल्लाना ये नहीं है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिखा रहे हैं। अरे तुम्हारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में रखा, बड़ी हैसियत नेहरू की थी। तुम्हारे अंदर तो इतना भी गट्स नहीं है कि हिंदुस्तान की 548 सीटों में से तुमने किसी मुसलमान या किसी जैन को मंत्री बनाया या तुमने रखा। क्या झूठी बातें करते हो? न तुम हिंदुत्व के हो, तुम बड़े लोगों के दलाल हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री भी सिर्फ अडानी और मोडानी का दलाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इस देश में। और जहां तक चुनाव जीत कर आने की बात है, 140 सीटों पर खुली बेईमानी करके प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं। स्वयं बनारस में प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे थे, पहले 3 घंटे में 10,000 वोटों तक प्रधानमंत्री पीछे गए थे। और कई बूथ तो ऐसे आए जहां प्रधानमंत्री को 0 वोट मिले हैं। यह शर्म की बात है कि देश की आजादी के 76 सालों में किसी प्रधानमंत्री को इतना कम वोट नहीं मिला है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इनको मालूम पड़ जाएगा। निजामुद्दीन जी, बट मोदी जी के जो आंकड़ा है 72 मिनिस्टर में से ओबीसी 27, शेड्यूल कास्ट 10, शेड्यूल ट्राइब 5 लोग, माइनॉरिटी 5। एम्पियर साहब सीधा माइनॉरिटी का मिनिस्टर। कोई मुस्लिम मंत्री है क्या? कोई जैन मंत्री है क्या? अगर उन्होंने जैनियों के हजारों करोड़ खाए हैं, उन्होंने किसी जैन को मंत्री बनाया क्या? इस देश में मुसलमान 20 करोड़ से 30 करोड़ की आबादी में रहता है, उनमें से किसी मुसलमान को इन्होंने मंत्री बनाया क्या? तो कैसे सबका साथ सबका विकास? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करते? तो कैसे बनाया उन्होंने? कैसे विश्वास है उनका? मनीष सिंह जी, ये तो नफरत की राजनीति है ना। मनीष सिंह जी, साहब मैं 2 मिनट मनीष सिंह जी को बोलने, फिर आपके पास आता हूं, आपको बहुत वक्त मिलेगा। बाहर निकलता हूं, मुझे बहुत करने दो। साहू जी बोलिएगा। साहू जी आपका नंबर आएगा, थोड़ा पानी पी लीजिए अभी थोड़ी देर। साहब जी साहब 2 मिनट इनका सुनिए, वो चिंता मत करो, अब उनको पानी ही पीना है। साहब जी साहब 2 मिनट सुनिए, मनीष सिंह जी का सुनिए, फिर आपके पास आता हूं। अच्छा, मनीष सिंह जी के बाद में बोलेंगे। यस बोलिए मनीष सिंह जी, बोलिए। नहीं सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो साथी लोग हैं, वो आज के समय में जो उनकी व्याकुलता है उसको आप उनके चेहरे से पढ़ सकते हैं। जो परिस्थिति बनी है देश की राजनीति में, साहू जी हंसने की बात नहीं है। आप हंस करके नहीं साहू जी सुनिए ना, आप वरिष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे स्पोक पर्सन हैं, ये हंसने का समय नहीं है। हमारे देश में महंगाई किस चरम पे पहुंच गई,
400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1100 से 1200 रुपए पहुंच गया। 65 रुपए डीजल और पेट्रोल बिकने वाला 100 का आंकड़ा पार कर गया। ये हंसने का समय नहीं है साहू जी, हमारे आपके चिंतन और मनन का चिंता समय। मत करो, आप बोलते रहिए। मैंने क्या करना चाहिए आप मुझे मत सिखाओ। बोलिए हाँ, बोलिए बोलो। मनीष सिंह जी बोलिए। मैंने हंसने आप क्या बोलिए सीधा हमसे मैं बोलिए। हंसू या रो, आप अपनी बात करो। बस बस मनीष सिंह जी आप बोलिए बोलिए, इधर बोलिए। जी जी प्रदीप जी, जो परिस्थिति बनी है, आज देश का युवा नौकरी चाहता है, वो भी सरकारी नौकरी चाहता है, आउटसोर्सिंग की और संविदा की नौकरी नहीं चाहता है। इसलिए कि आप जब वादा करते हैं कि हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो आप भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, आपको देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना। इतना बड़ा झूठ आप देश की जनसभाओं में आप संबोधित करते हुए बोलते हैं, तो क्या आपको शर्म नहीं आती है, लिहाज नहीं आता है कि आप उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं से क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि हम साल में नौकरी देंगे, आपने उन किसानों को भरोसा दिया कि आप उन किसानों को नौकरी देंगे, लेकिन उन किसानों के बेटों को आप नौकरी देंगे, एमएसपी देंगे। एमएसपी कहां चली गई आपकी? आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी। किसानों की स्थिति है कि 1,20,322 किसानों ने इन 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री जी के सरकार में आत्महत्याएं की हैं। किसान आंदोलन हुआ, आप देखिए ना, सड़कों पर कीले तक गाड़ी गई। क्या अंग्रेजों की हुकूमत में ऐसा हुआ था? क्या अंग्रेजों के समय में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी? आपने टैक्स लगाया, चलिए अच्छी बात है कि आप रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन वो टैक्स आपने खाने पीने वाली चीजों पे लगा दिया। आपने बच्चों के पढ़ने वाले रबड़ और पेंसिल तक पट्टे पे जीएसटी लगा दिया। आपने शिव जी, आप कहते हैं कि हम धर्म को अपना आराध्य मानते हैं, हम भी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। शिव जी पर चढ़ने वाला दूध, उस पर भी टैक्स लगा दिया आपने। जब मन करता है तब अमूल 2 रुपए बढ़ा देता है, जब मन करता है पराग अपना दाम बढ़ा देता है। उनसे कभी पूछा आपने महंगाई को, और जो बाजार की बिकने वाली सामान है उनको बाजार के हवाले कर दिया। हमारे लोहिया जी कहते थे प्रदीप जी कि दाम बांधो नीति जब तक भारत में लागू नहीं होगा, तब तक हम इस देश को बेहतर अर्थव्यवस्था के रास्ते पर नहीं लेके जा सकते हैं। जब आप बाजार के हवाले भारत को कर देंगे, तो जब जिसको जो मन करेगा वो कीमत बढ़ा देगा। इसीलिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उन्होंने कहा और देश की संसद में भी उन्होंने कहा कि मोदी जी, अगर देश में महंगाई को आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन भारत की सरकार सारी चीजों को जीएसटी के अंदर लाएगी, लेकिन आप देखिए ना, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाएगी। और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा डेमोक्रेसी पर प्रवचन कर रहे हैं लोग। अरे काहे बात का डेमोक्रेसी, काहे बात की संविधान? आपने संविधान को माना ही नहीं, आपने डेमोक्रेसी को माना ही नहीं। देश के 28 राज्यों में प्रदीप जी, 28 राज्यों में से 27 राज्यों में आपने ईडी को भेजा, सीबीआई को भेजा, आईटी को भेजा, उनके चपरासी से लेकर के अधिकारी तक पूरे देश में भ्रमण करा दिया। कभी विधायकों के यहाँ छापा मरवाया, कभी सांसदों के यहाँ मरवाया, कभी मिनिस्टर के यहाँ मरवाया, कभी अपोजिशन के लीडरों के यहाँ मरवाया। लेकिन गुजरात वाहिद इकलौता ऐसा राज्य है जिसके सीमा में एक भी ईडी सीबीआई का अधिकारी नहीं पहुंचता है। क्या ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या वहां पर सारे ईमानदार लोग रहते हैं? और क्या अन्य देशों के हिस्से में सारे बेईमान और चोर लोग रहते हैं? अरे शर्म करिए, जिस 6 करोड़ आबादी को, 6 करोड़ वाले राज्य को सबसे ईमानदार बता रहे हैं, और अन्य जो लोग हैं, जो 134 करोड़ की आबादी है भारत की, उनको आप चोर और बेईमान बता रहे हैं। इस तरह का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप काम अगर करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न अगर करेंगे तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है। आप देखिए ना प्रदीप जी, 2,40,03,42 पद सरकारी विभागों में पद खाली हैं, लेकिन एक बार भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि उनको कैसे हम, उनके जो रिक्त पद है उनको हम कैसे भरेंगे। इस पर एक बार भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली है, उनको भरने के बारे में आप नहीं सोच रहे। कब तक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, इन जो चीजें हैं, इस पर कब तक सियासत होगी? भारत अब इनसे आगे बढ़ना चाहता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, सरकारी नौकरी की बात करता है, पुरानी पेंशन बहाली की बात करता है, महिला सुरक्षा की बात करता है। और हमारे संस्कृति और सभ्यता पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है वो बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते हैं। इनके एक विधायक थे कुलदीप सेंगर जी, अपने पटीदारी की बगल की लड़की के साथ उन्होंने जिस तरह का घृणित कार्य किया, मुझे तो टेलीविजन पे कहने में भी शर्म आ रही है। इनके एक स्वामी चिन्मयानंद जी पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, यही शाहजहांपुर के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गुरु हैं, तेल मालिश करा रहे थे, एक बार भी नहीं बोलेंगे आप। इनके आईटी सेल के, हमारी आईआईटी, हमारी टॉपर बहन, बीएचयू यूनिवर्सिटी की टॉपर बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 4 गुंडों ने जिस तरह से उनके साथ बलात्कार की घटनाएं किया, जिस तरह से छीना झपटी किया, मुझे तो शर्म आ रही है
कि इतने भारतीय जनता पार्टी के दुष्ट प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं के जो बहनों के साथ इस तरह का घृणित कार्य करते हैं। हाथरस में जो घटना हुई, हाथरस हमारे देश के सामने नजीर है, और किसानों पर बात कर रहे थे। देखिए ना कितनी कुटिल मुस्कान के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कि किसान आंदोलन में 750 से ऊपर लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, और 4 किसानों के ऊपर तो गृह राज्य मंत्री के लड़के ने थार गाड़ी चढ़ा करके जान ले लिया। अब अरे हम भाई साहब जी सबके पास जाते हैं। लक्ष्मण साहब सुनिए, 10 सेकंड बोलिए। देखिए, हम कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दे चुके हैं, विश्वास दे चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों से जुड़िए। आज 37 सीटें आप लोगों ने हमें दिया है। हमारे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमने हासिल किया है। सामंती ताकतों को उनके घुटने के बल हम लोगों ने खड़ा कर दिया, और आज चैलेंज के साथ हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है, और उन 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने जा रहा है उनमें देखिएगा 200 की 200 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा करके हराया नहीं समाजवादी पार्टी का, आप जो कहेंगे वो मान जाएंगे। लक्ष्मण साहब जी साहब, या मनी सिंह जी सुनिए, साहू जी साहब बोलिए। बात ऐसी, पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बना के जिन्होंने रखा, वो क्या बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, लोकशाही की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। हमको दूसरी बार गवर्नमेंट क्यों मिला वहां पे? आपका गुंडा राज देखकर जनता ने आपको ठुकराया था। ये लोकसभा के लिए हमने पहले ही बार बोला, ये लोकसभा के लिए जो हमारी हार जहां जहां हुई है वहां हमारा मंथन होगा, और आपको आगे जाकर ये मुद्दा नहीं बनेगा चर्चा में, यह हम आपको कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो शराफत की बातें की है, सभ्यता की बातें की है, संस्कृति की बातें की, इनका कोई संबंध रहा है सभ्यता के साथ? पूरा गुंडा राज बना के रखा था यूपी को। पिछले 2 साल में देखिए, पिछले 2-3 साल के कार्यकाल में जो योगी जी ने वहां पे किया है, वो उसका थोड़ा जरा मंथन कीजिए। क्या क्या हुआ है, क्या क्या अतिक्रमण थे, किसने कैसे कैसे कानून की रक्षा की थी आपके लोगों ने, कैसा कैसा लोगों के ऊपर दबाव बनाया था, कैसे कैसे जिलों के हर एक जिले में कैसे गुंडा पैदा किए थे, कैसे गुंडा सांसद थे, कैसे गुंडा विधायक थे, कैसे गुंडा मंत्री थे। इसका जरा सोचो। और इसके लिए योगी जी को सत्ता दी है, इसलिए एनडीए को सत्ता दी है, इसलिए भाजपा को सत्ता दी है। आप जरा भूलिए मत इसको। एक चुनाव में 10-15 सीटें आपको इधर से उधर हो गई तो आप सभ्यता की बात कर रहे हैं? आप सभ्यता की बात कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, क्या आपने पूर्व वक्ता ने बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया और नेहरू जी ने मंत्रिमंडल में लिया था। आपको मालूम है नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने थे? कुछ इतिहास मालूम है आपको? जब प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनने वाले थे। आपको इतिहास मालूम है कांग्रेस का? नेहरू का इतिहास मालूम है? पहले मंत्रिमंडल कैसे बनाया था वो मालूम है? चुनाव नहीं हुए थे, नेहरू जी को चुनकर प्रधानमंत्री नहीं बनाया था पब्लिक ने। इतना ध्यान रखो, जरा स्टडी करो कुछ तो डेमोक्रेटिक की, पूरे जनतंत्र की, लोकशाही की, इतिहास की, हिस्ट्री की, और फिर बात करो। जिस तरह बात ऐसी है, हम जब बात करते हैं राष्ट्रीयता की, तो राष्ट्रीयता की बात करना इनके लिए हिंदुत्व की बात होती है। अराष्ट्रीय गतिविधियां जो मुसलमान करते हैं तो पूरे मुसलमान के बारे में हमारे मुंह से वो उगौला लेते हैं। ये गलत है। हम कभी धर्म के आधार पर राजनीति हमने नहीं की है, पहले से धर्म के आधार पर राजनीति आप लोगों ने किया है, इसलिए आप लोग सत्ता के अवसरवादी है। सिर्फ इसका ध्यान रखो। जो हमने पिछले 10 साल में जो काम किए है, रोजगारी की बात करते, आज उद्योग जगत में, इंडस्ट्री में जो बदलाव हुआ है, आपको देश के सुरक्षा के साथ हमेशा इन लोगों ने खिलवाड़ किया था। आतंकवादियों को हमेशा समर्थन दिया है। हमने आतंकवाद का सफाया कैसा किया, हम देश के सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, ये आपको मालूम है। आज उद्योग नीति में अगर हमारे शस्त्र सामग्री पहली बार निर्यात हो रही है, वो हम बना रहे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के बारे में हमने सोचा है। पूरे युवाओं को रोजगार के बारे में सहूलत दी है। पूरे रोजगार व्यवसायिक कैसे बने, उद्योजक कैसे बने, इसके लिए जो स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, कोई भी सुविधा के बारे में जो सरकार ने उपलब्धियां दी है, हमने धर्म के आधार पर नहीं दी है। स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, कोई भी 100 के ऊपर योजनाएं हुई, महिलाओं के लिए हुई, युवा के लिए हुई, किसान के लिए हुई, SC ST के लिए। हमने कभी भी धर्म के आधार पर कोई योजना का अमल वजनी नहीं किया है। ये ध्यान रखो। आपका सिर्फ समाज में जातिवाद बढ़ाना, धार्मिक पेड़ बढ़ाना,
इसके लिए आपकी पार्टी की पूरी प्रसिद्धि है बाहर से। आप गुंडा गर्दी बढ़ाने वाले लोग और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग आप लोग हैं। आपकी वजह से आने वाले कई पीढ़ियों का नुकसान हुआ है, अभी हम वो भरने जा रहे हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, इतना ध्यान रखो। इसलिए तीसरी बार सत्ता में लोगों ने हमको दिया है। आपके 10-15 सीटें आ गई, आप लोग बोल रहे हैं हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। हार गए तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते थे हम? ध्यान रखो। और आपको बहुत सदियों तक अभी विरोधी दल में रहने का है, उसकी आदत करो। विरोधी दल की जिम्मेदारी समझो। पाकिस्तान में जाकर मोदी को हराने के लिए भीख मांगने का, मदद मांगने का, चीन में जाके कोई अधिकार न होते हुए भी वहां उनके साथ डील करने का, यह आप लोग धंधा करें। मणिपुर की बात करते हैं, पिछले चर्चा क्या, मणिपुर का मुद्दा पहले से किसने बनाया है? मणिपुर का मुद्दा क्या है? मणिपुर की राजनीति की है? म्यांमार के वहां से शस्त्र वहां कैसे आ जाते हैं? क्या चाइना के साथ आपका गठबंधन करके आप मणिपुर में अराष्ट्रीय गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते हैं? हमको सिखाते हैं आप लोग। हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, और भारत के भारतीयता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, इतना ध्यान रखो। हम लोकशाही पूरा जनतंत्र मानने वाले हैं, जनतंत्र मानकर हम वहां चुनकर आए हैं, जनतंत्र मानकर लोकसभा में गए हैं, इतना ध्यान रखो। अरे भ्रष्टाचार यह आपका पूजा का विधि था, भ्रष्टाचार के अलावा आप जिए हैं कभी? पूरा और अब हम जो राष्ट्रीय काम करते हैं उसमें काम करने के बजाय उसके साथ खिलवाड़ के पूरी देश की बदनामी, देश के बाहर जाकर, और देश में कोई भी अच्छा काम होगा उसके साथ में न जाते हुए आप लोग सिर्फ काम करते हैं। सिर्फ आप सत्ता के भूखे हैं, सिर्फ सत्ता के लिए आप हैं। हम सत्ता के लिए सिर्फ नहीं है, हम सत्ता यह आखिरी पड़ाव नहीं मानते हैं, हम सत्ता एक साधन मानते हैं सेवा का, इतना ध्यान रखो। निजामुद्दीन जी, हर प्रांत में, हर योजना में, हर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 साल तक मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, 10 बरस तक वो पाकिस्तान कभी नहीं गए। आपका प्रधानमंत्री बगैर बताए जाकर वहां बिरयानी खा के आया। आपका नेता अटल, आपके नेता जो है अडवाणी जी, जाकर जिन्ना की मजार पर माथा टेक कर आए, ये कांग्रेसियों ने नहीं किया। आपकी सरकार में, अटल जी की सरकार में आतंकवादियों को सुनो, आतंकवादियों को जहाज में भरकर छोड़ने गया। ये आतंकवाद का निशान आप कांग्रेस और उनके एलाइज को मत दो। आपका जन्म आतंकवाद के नाम पर हुआ, आतंकवादियों की आप मदद करते हो। जसवंत सिंह आपके मिनिस्टर थे, जसवंत सिंह, आप या तो चुप रहिए। लक्ष्मण साहब उनको बोलने दो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। साहब साहब मैं आपके पास आता हूँ। अगर बात करेंगे तो हम क्या साहब कौन गया था? लक्ष्मण साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास इसके बाद में आपके पास आ रहा हूँ। साहू जी, लक्ष्मण साहू जी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। साहू जी बोले कौन गया था? You can put the voice of Mr. Sahu ji, please. बनाकर आपने खिलाए, इतना ध्यान रखो। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को बाजू वाले सीट पे बिठाकर बात करती थी, आप भूल गए क्या? पूरी दुनिया को मालूम है। अरे आप भूल नहीं गए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दुनिया में डेवलपमेंट भारत में आया वो मनमोहन सिंह की देन थी। आपकी नेता खुद सीतारमण, जो है निर्मला सीतारमण खुद गई थी मनमोहन के घर। सोनिया गांधी, आपकी जानकारी के लिए आपको झूठ बोलने और चिल्लाने से आप व्यवस्था नहीं बदल सकेंगे। आपने अभी आतंकवाद की बात की, आज भी कश्मीर जल रहा है और आपकी सरकार है, आज भी कश्मीर जल रहा है। पिछले 5 दिनों में 5 घटनाएं हुई हैं कश्मीर में, आज भी आप पंडितों को कश्मीर में बसा नहीं पाए, यही आपकी विफलता है। कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है, ये सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या बात करते हैं आप लोकशाही की? आप इनको ये बात कर ले। अब साहब अभी इनको बोलने दो, अभी बोले निजामुद्दीन जी बोलिए। साहब जरा सुनिए ना, उसके बाद आपके पास आता हूँ। आप इनको ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। इनसे पूछिए कि आतंकवादियों को जब कांग्रेस ने पकड़ के जेल में रखा तो छोड़ने जाने का काम किसने किया? जसवंत सिंह इनके मिनिस्टर थे, लेकर अब जो है उसको शहीद हाफिज सईद को छोड़ने ये गए थे पाकिस्तान, उसको पैसा भी दिया और घर से फ्लाइट से लेके गए और बहुत व्यवस्थित सुरक्षा से छोड़कर आए। जितने आतंकवादी हमले हुए 90% हमलों में इनके लोग शामिल रहे। आप जितने बेईमानी के आज धंधे चल रहे हैं उद्योगपतियों से, उनका पैसा किसने खाया? इनके लोगों ने खाया।
एक भी जगह पर ये कांग्रेस के किसी नेता का चरित्र चेहरा नहीं बता सकते। अभी हमारे भाई ने इनको बहुत अच्छे से, समाजवादी ने इनको समझा दिया कि कहां कहां आपके नेता मंत्री फंसे रहे। अभी इसी कैबिनेट में इन्होंने देवगौड़ा के बेटे को मंत्री बनाया और उसका बेटा आज भी वांछित अपराधी, अभी उसको जेल में लाया गया जिसने 300 महिलाओं का रेप किया। इनको शर्म नहीं आती, ऐसे परिवार के मुखिया को ये मंत्री बनाते हैं। ये इनके चाल चरित्र का कोई भरोसा नहीं है। ये उद्योगपतियों से ये पैसा लें, जितने लोगों से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया उतने लोगों को इन्होंने बिजनेस दिया, इसीलिए चुनाव हारे। गुजरात और राजस्थान सब जगह इस बार कांग्रेस ने इनको सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश में मुलायम, जो हमारे मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश और इन्होंने मिलकर योगी और मोदी दोनों को ऐसी सबक सिखाया कि अब उत्तर प्रदेश की धरती में दोबारा उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, महाराष्ट्र लेके सारे जगह आपको हम वो सबक सिखा देंगे कि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास होने लगेगा, क्योंकि अब वो हिंदुत्व का नारा इस देश की जनता ने आपको निकाल फेंक दिया। मंदिर जहां बनी आपको वहीं से हरा दिया। बनारस से आप हारते हारते बचे, नासिक से आप बुरी तरह चुनाव हारे, चित्रकूट से आप बुरी तरह चुनाव हारे। जहां जहां हिंदुत्व का आपने नारा, आप बोलिए साहब जी, मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूँ। साहब जी 2 मिनट में बोलिए, आपको बोलना है, बोलिए साहब जी, साहब बोलिए। निजामुद्दीन जी को कोई इतिहास मालूम नहीं है। उनको इतना मालूम है हम भाजपा के खिलाफ स्क्रीन पर कैसे बोले। वो बोलना चाहे बोलने दो, लेकिन बात ऐसी है, देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जरा सोनिया गांधी में जरा पूछो ऑफिस कांग्रेस के दफ्तर में किसने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। आपको मालूम है क्या? कुछ इतिहास मालूम था क्या? अरे आपको इतिहास मालूम है क्या? पहले इतिहास जानो, पहले जैसे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, इतिहास जानो पहले। कितने नेताओं के बारे में आप हमको क्या इतिहास सिखाएंगे जिसका इतिहास ही नहीं है इस देश में? हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये बोलने वालों को साथ में लेकर आप राजनीति करते हैं। बीजेपी का देश में क्या इतिहास है? आपके बाप दादा अंग्रेजों के दलाल थे, उनके तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। वही काम बीजेपी आज भी कर रही है। आप हमको इतिहास मत सिखाओ। तुम्हारा इतिहास देखो पहले, 10 साल किया है, कांग्रेस का इतिहास देखो। आप हमको इतिहास मत सिखाओ। आपसे ज्यादा इतिहास कांग्रेस का दलाल तब भी थे, अंग्रेजों के दलाल थे, आज भी आप दलाल हो। इससे ज्यादा बीजेपी इस देश में कुछ नहीं है। यही कांग्रेस का इतिहास रहा है आज के साथ। जनता के साथ गद्दारी, गरीब के खिलाफ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी, लोकतंत्र के साथ गद्दारी। इस मुल्क में कांग्रेस का इतिहास सिर्फ देश के साथ विश्वासघात, यही गद्दारी है। देश के साथ आपने विश्वासघात किया। देश के साथ विश्वासघात, ये कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस की पहचान, कांग्रेस की पहचान क्या है? मुल्क में कोविड के दौरान हजारों करोड़ रुपया आपने खाया और विश्वासघात, हमारी सरकार गरीब के साथ विश्वासघात, महिला के साथ विश्वासघात, और जिस दिन आपकी सरकार जाएगी आपकी जगह जेल है। कांग्रेस की पहचान क्या है? आपको रहना है देश के साथ विश्वासघात। कांग्रेस की पहचान क्या है? कांग्रेस ने कभी भी विश्वासघात, कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस के इलाके पर, कांग्रेस के साथ उनके संगठनों पर पहचान क्या है? कभी एक भी गद्दारी का मुकदमा दिखा नहीं सकते। विभाजन के लिए आतंकवाद तुमने फैलाया, तुम्हारे लोगों ने कांग्रेस की पहचान है। आतंकवादियों को छोड़ा, मंदिरों में तुमने राम के नाम को बदनाम किया। मनीष सिंह जी, मनीष सिंह जी लात मार के भगा दिया। मनीष सिंह जी, चित्रकूट से भगा दिया। मनीष सिंह जी, साथी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद मनीष सिंह जी, प्रदीप जी, निजामुद्दीन को मुझे जवाब देने दीजिए पहले। बोलो ये नहीं चलेगा। बोलो ये लगातार बोलिए। अरे प्रदीप जी आपको सब जगह से लात मार के प्रदीप जी, अच्छा 2 मिनट साहब जी, 2 मिनट लक्ष्मण साहब जी को जवाब देने दीजिए। बोलिए लक्ष्मण साहब जी 2 मिनट में बोल दीजिए, जवाब दीजिए। आतंकवादियों के साथ रहने वाली कांग्रेस का प्रवक्ता बेशर्म जैसी बातें करता है टीवी पे आकर। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये स्लोगन किसका है? जरा शर्म करो कांग्रेस वालों, जिनको आपने पाल के रखा है ना। अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कहने वाले कौन है? कर्तव्य है। अभी 4 दिन अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पकड़ा गया
वो किस तरह से मुसलमानों के भेष में बात करता था, वो बीजेपी का आदमी था। ये सारे ड्रामे कांग्रेस देश में वालों, देख लिया, कांग्रेस इसलिए आपको वालों लोकमत के बाहर हो कर गई। दिया। अब आप ये नारा लगाना बंद कर दीजिए, इतना समय मिला है, पूरे देश की जनता के लिए काम पूरा करिए। आतंकवाद का समर्थन करते करते इनकी जिंदगी जा रही है। आपके जमाने में आतंकवाद के लोग समर्थन करने गए, आतंकवाद का आपके लोग समर्थन आतंकवादियों को करते छोड़ने करते गए, पूरा आपके लोग आतंकवादियों को मदद इनके करने पार्टी गए, का पूरा आपके लोगों समर्थन ने जो है आतंकवाद मदद के साथ किया। है। किसी कांग्रेसी ने किसी आतंकवादी को मदद नहीं किया, आज तक अरे आप बता नहीं सकते। पूरे ये सिर्फ पूरे चिल्लाना कांग्रेस और बोलना आतंकवाद के अलग साथ है। है। मैं आपको सारे दस्तावेज के साथ दिखा सकता हूँ कि बीजेपी के नेता छोड़ने गए। कांग्रेस ने इतना आतंकवाद का समर्थन किया है आज तक। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, ये स्लोगन बनाने वाले के साथ आप लोग पीछे खड़े रहते, उसका समर्थन करते। भेजे उसका की कभी उपज विरोध है, किया है अपने आपने? मर्जी से बनाया। हमने आतंकवादियों का मुकाबला किया, दो प्रधानमंत्री हमने अपने गंवाए। अरे हमारे अध्यक्ष को आपने मारा है। अंग्रेजों के तब भी दलाल थे, श्यामा प्रसाद आज भी आप मुखर्जी का दलाल हैं। बलिदान, और दुनिया में आप श्यामा यही प्रसाद प्रधानमंत्री मुखर्जी का मोदी जी बलिदान हैं सिर्फ इसके जिन्होंने लिए हुआ है। विदेश में जाकर ये कहा था कि मैं श्यामा भारत में प्रसाद पैदा मुखर्जी हुआ, का मुझे बलिदान, शर्म आती है। ये किसने श्यामा कहा था? प्रसाद मुखर्जी हमारे को आपने प्रधानमंत्री मारा श्री है। नरेंद्र मोदी ने इतना कहा ध्यान था। रखो। इतना श्यामा ध्यान प्रसाद आप मुखर्जी रखो का बलिदान कि आपके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ध्यान कि रखो। मैं भारत में पैदा हुआ, मुझे शर्म आती है। कश्मीर का ये किसी अलगाववाद कांग्रेसी ने करने नहीं वाली, कहा। जिसको कश्मीर देश का में अलगाववाद पैदा का होने में समर्थन शर्म करने आए, वाली वो कांग्रेस, देश के लिए क्या काम करेगा? कश्मीर के अलगाववाद के समर्थन करने वाली कांग्रेस नेहरू से लेकर आज तक मालूम है, आज तक 370 हटाने का आपने के साथ कश्मीर में सरकार बनाने कौन गया? हमने अगर वो 370 आतंकवादी थे तो सरकार किसने बनाई? हमारी सत्ता आएगी, बीजेपी ने हमारी सरकार सत्ता आएगी बनाई। तो 370 फिर लागू करेंगे। पीडीपी ये के आपका साथ स्लोगन था। सरकार बीजेपी ने बनाई। हमारी सरकार बीजेपी ने आई, पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार बनाई, हमारी आतंकवादियों सरकार के साथ आई सरकार तो बनाई। ये 370 बीजेपी लागू ने किया। करेंगे, 370 लागू करेंगे। हमारी सरकार आई थी। अरे लागू किसने? कौन कांग्रेस का एजेंडा क्या था? आज तक खाली कांग्रेस बकवास का- करने का काम बीजेपी कांग्रेस करती है। का एजेंडा आज क्या था? मनीष सिंह जी, खाली अब हो गया साहब जी साहब, आप बात किए। मनीष सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी ने आरोप लगा दिया है अखिलेश यादव जी पर कि यूपीएससी एग्जाम्स में जातिवाद आप किस प्रकार। मनीष सिंह जी, साहब तो सुनिए, यूपीएससी खामोश करिए तब तो कोई बोलेगा। साहब जी लागू करना चाहते थे आप साहब जी सुनिए ना। 370 मनीष आप सिंह, क्यों लागू करना चाहते थे? हाँ हो गया, अब हो गए। मनीष सिंह जी, क्या मनीष सिंह जी तो फ्रेम में नहीं। प्रदीप जी, हाँ। इनके मैनिफेस्टो में 370 हम लागू करेंगे, ये किसके लिए किया था? ये किसकी पूजा थी? ये किसका समर्थन था? ये देश के साथ गद्दारी नहीं थी क्या? 370 हम लागू करेंगे, ये मैनिफेस्टो में किसके लिए लिखा था? इसका पहले जवाब दो। आज तक इसका जवाब दो। देश के साथ पहले गद्दारी इसका का जवाब छोटा दो। मुकदमा चला है, 370 वो आरएसएस और बीजेपी के साथ चला है। 370 और फिर 3 हम दिन लागू पहले- करेंगे। ये सुनो, किसके 3 लिए दिन बोला था पहले आपने? तुम्हारे संघ के प्रमुख, तुम्हारे संघ के 370 लागू प्रमुख करेंगे। हैं, ये उन्होंने किसके लिए मैनिफेस्टो में लिखा शब्दों था? कहा है कि इसका आप पहले अपनी क्लियरिफिकेशन हैसियत दो। में रहिए मोदी जी। साहब जी सुनिए ना, 5 मिनट जरा मनीष सिंह जी से बात करते हैं। 5 मिनट, मैं 5 मिनट में आपके पास आता हूं। इनको पूछो, इन लोग को ऑर्डर पूछूंगा। करिए ना सर। मैनिफेस्टो में 370 लागू मैं करने की पूछूंगा। बात क्यों कही थी? मैं पूछूंगा। जवाब दो पहले दुनिया को। मैं पूछूंगा, आपने पूछा, मैं उनके पास आऊंगा। मनीष सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो चार्ज लगाए अखिलेश यादव जी पे कि आपने जातिवादी को बहुत बढ़ावा दिया है। आपने यूपीएससी एग्जाम में 86 एसडीएम में से 56 एसडीएम एक कम्युनिटी का, एक कास्ट सिस्टम का लोगों को आपने, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव जी जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया था और यह सरकार में नहीं हो सकता। बीजेपी वो पॉलिसी फॉलो नहीं करते। मनीष सिंह जी। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और एक मठ के वो महंत हैं। योगी आदित्यनाथ जी इतना झूठ बोलेंगे, राजनीति में अपना स्तर इतना गिरा देंगे, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अगर हमने कोई त्रुटि किया है, सरकार में हमने कोई गलती किया है, तो 7 बरस से क्या मंदिर का आप घंटा बजा रहे हैं? 7 बरस से हमें जांच करके हमें जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा? अगर हमने कोई गलती किया है, हमने कोई अपराध किया है, हमारे एक भी
एक भी इनकी जांच एजेंसी के ऊपर एक भी, सारे आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगा करके ये लोग सरकार में 2017 में आए, लेकिन इन 7 वर्षों में एक भी इनकी जांच एजेंसी ने क्या कोई आरोप हमारे ऊपर सिद्ध किया? योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी आरोप हमारे ऊपर सिद्ध नहीं किया। सड़कों पर हमारे ऊपर कहा गया कि सड़कों पर हमने घोटाला किया, खनन में हमने घोटाला किया, हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि हमारे रिवर फ्रंट में घोटाला। अरे जब हमने सारे घोटाले किए तो आपकी सरकार 7 बरस हो गई, आपने क्यों नहीं मेरे ऊपर कोई चार्ज किया? मुझे क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे भेजा? मेरे ऊपर क्यों नहीं जनता में आप लेकर के गए कि मनीष सिंह अपराधी हैं, इनको क्यों नहीं आपने जेल में डाला? प्रदीप जी, राजनीति में कथनी और करनी में बहुत भेद होता है। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। हम इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो हुकूमतें हैं, जितनी भी राज्यों में सरकारें हैं, उन राज्यों की सरकारों में श्री अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। इसलिए कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, दुनिया की किसी भी सरकार को देख लीजिए, हिंदुस्तान की सरकार को देख लीजिए, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री की सरकारों को आप देख लीजिए, किसी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए लैपटॉप नहीं दिया था। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया बच्चों को, वो भी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को लैपटॉप दिया था। ये किसी भी नेता ने दुनिया के नहीं किया था जो काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। दूसरा सबसे बड़ा काम किया, सड़कें तो सभी सरकारें बनाती हैं, बेहतर सड़कें बेहतर निर्माण करती हैं, लेकिन क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने सड़क का निर्माण का जो उद्घाटन है, क्या किसी ने सुखोई विमान से किया था? क्या किसी ने मालभाग विमान से किया था? श्री अखिलेश यादव जी ने आगरा से लेकर लखनऊ तक की जो सड़क है, उसका उद्घाटन उन्होंने हरकुलिस विमान उतार करके किया था, उसकी टेस्टिंग किया था, और उस सड़क को उन्होंने समर्पित करते हुए भावुक अपील किया था कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, ऐसा ना हो कि कभी देश को आपातकाल की स्थिति आए देश के सामने, अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो हम इस सड़क को भारत की सेना को सुपुर्द करते हैं, जब चाहे तब इसका उपयोग कर सकती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अखिलेश यादव जी पर चार्ज लगाने वाले लोग अखिलेश यादव जी के बारे में नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव जी देश के एक उदयमान नेता हैं जिन पर जनता बहुत भरोसा करती है। एक भी देश के किसी कोने में एफआईआर नहीं है उनके ऊपर, और किसी भी तरह का एफआईआर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। 18 मुकदमे 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने किसानों के लिए निर्णय नहीं लिया, छात्रों के लिए निर्णय नहीं लिया, माताओं और बहनों के लिए निर्णय नहीं लिया। उन्होंने निर्णय क्या लिया? हमारे ऊपर जो 18 मुकदमे हैं उसको कैबिनेट की संस्तुति हो जाए और हम अपने मुकदमे वापस कर ले। अरे काहे बात का मुकदमा था? किसानों के लिए तो आंदोलन आपने किया नहीं था, छात्रों के लिए तो आंदोलन किया नहीं था, आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, गुंडई और दबंगई के मुकदमे दर्ज थे। वो 18 मुकदमे आपने गुंडई और दबंगई के, सरकार बनते ही अपने मुकदमे वापस कराए। इनके दूसरे जो चेहरा है, केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लंबे लंबे भाषण लगाते हैं, 17 मुकदमे दर्ज थे। उसमें जानते हैं गांव वालों ने उनके ऊपर चंदा चोरी का मुकदमे दर्ज कराए थे, वो चंदा चोरी का मुकदमा उन्होंने वापस कराया, 17 मुकदमे उन्होंने वापस कराए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की पहले कार्यकाल है, उसकी जो पहले कैबिनेट की पहली बड़ी उपलब्धि है, उसमें इन दोनों नेताओं ने अपने मुकदमे वापस लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, छात्रों की बात करना छोड़ दीजिए, किसानों की बात छोड़ दीजिए, मजदूरों की बात छोड़ दीजिए, आप कब तक हिंदू मुसलमानों की बात करते रहेंगे? मनीष सिंह जी, मैं मोदी जी का मैं स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। मोदी जी बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भारत देश को सबसे फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी घोषित कर दिया है। मोदी जी ने कहा ये भारत देश सबसे फास्ट, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए सबको, बिकॉज ये देश में पॉलिसी है, विजन है, और मोदी जी तो इंटरनेशनल एजेंसी। और तीसरा 8.2 जीडीपी ग्रोथ है इस देश का, सबसे पूरे विश्व में सबसे बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो मनीष सिंह जी, ये आंकड़ा सामने है तो आप कैसे बोल रहे काम नहीं हो गया? मनीष सिंह, बिल्कुल प्रदीप जी, आप, इसीलिए तो मैं आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर से बेहतर सवाल उठाते हैं, और स्पोक पर्सन जो अन्य दलों के लोग हैं उनके सामने बेहतर सवाल छोड़ते हैं। यही तो आप लोगों की खासियत है। अब देखिए ना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला विश्व का इकलौता देश है। हाँ। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 में तो हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था विदेशियों का, आज के समय में 255 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। हम तो ग्रोथ कर ही रहे हैं ना, कर्जे में तो ग्रोथ कर रहे हैं ना। हमारे ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा इन 10 वर्षों में बढ़ गया, हम तो ग्रोथ ही कर रहे हैं ना। हम तो अपनी जमीनें बेच करके, अपनी संपदा बेच करके, हमारी कोयले की खदानें बेची जा रही है। आपने एमटीएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपने कोई संपत्ति छोड़ी जो बाजार के हवाले नहीं कर दिया। अगर हम अपनी संपत्तियों को बेच करके, जैसे गांव में जानते हैं प्रदीप जी, हमारे यहाँ
कोई बहुत ग्रोथ करता है ना, तो लोग पूछते हैं कि अरे ये कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो लोग, कई लोग ग्रोथ करते हैं तो उनके बारे में जानते हैं क्या कहा जाता है कि उन्होंने फला जगह की अपनी 1 बीघे की जमीन बेच दिया, उसके बाद से कहा जाता है कि उसने बगीचा बेच दिया, उसके बाद से कहा जाता है कि उसने फला जगह की अपनी जो है दूसरा वाला घर था उसने दूसरा प्लॉट बेच दिया। अरे संपत्तियों को बेच करके, और उसके बाद भी आज अगर आपका देश बड़े कर्जे में डूबा हुआ है, विदेशियों के कर्जे में डूबा हुआ है, तो इससे बड़ी शर्म की बात भारत के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करता है जब हमारे देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, मजदूरों के पास काम नहीं है। अब आप सोचिए ना कि पहले नरेगा और मनरेगा का बजट कितना आता था, आज के समय में जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो 2023 और 24 का बजट प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने तकरीबन 27% मनरेगा का बजट उन्होंने काट दिया। तो जब हमारे पास जो हमारी श्रम शक्ति है, जो हमारी मजदूर भाइयों की स्थिति है, उसको भी दयनीय हालत में आपने पहुंचा दिया। तो जो स्थिति है, बट मनीष सिंह जी, पहले कैबिनेट में 3 करोड़ घर मोदी जी ने सैंक्शन करे, 3 करोड़ आवास योजना में घर, और पीएम किसान योजना का 7वां इंस्टॉलमेंट। साहू जी अभी रुकिए साहू जी। मैं साहू जी साहब इसके बाद आता हूं आपके पास, जरा सुनिए ना इनके जवाब। ये डेवलप बोले फर्स्ट कैबिनेट में 3 करोड़ घर गरीबों के लिए, और पीएम किसान सम्मान का पहला 17th इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया मोदी जी। तो बहुत अच्छा। हाँ जी 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 जी। कल ही उन्होंने बनारस से 20,000 करोड़ रुपया दिया, किसान सम्मान निधि। अब आप सोचिए, किसानों का सम्मान उन्होंने साल में 2,000 रुपए दे करके किसानों का वो सम्मान कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमें 2,000 रुपए मत दीजिए मोदी जी, हमें हमारी जो खाद की बोरियां 50 किलो की थी, जिनको आपने 40 किलो कर दिया है, उसको फिर 50 किलो कर दीजिए। ये किसानों ने कहा है। किसानों ने ये कहा है कि हमारे जो किसान भाई 750 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं आंदोलन में, उन किसानों के ऊपर तो 2 मिनट श्रद्धांजलि व्यक्त कर दीजिए। अरे उस अपराधी को जेल में डाल दीजिए जिसने थार गाड़ी चढ़ा करके 4 किसानों को कुचल दिया, उसको आप जेल में डाल दीजिए। ये हमारे किसानों ने कहा है। हमारे किसानों ने उस मंच पर, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, आप उस वीडियोज को देखिएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, सौभाग्य से वो हमारे ही जनपद के रहने वाले हैं। उनके ही गांव के किसानों ने उस बूथ पर उनको हरा दिया है। जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी हैं अपना बूथ हार चुके हैं। 19 कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, जो मोदी जी की कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उनको मुंह की खानी पड़ी है और अपना लोकसभा का संसदीय चुनाव वो हार चुके हैं। जनता जिस तरह से खारिज कर रही है, जनता जिस तरह से आपको चुनाव में हरा रही है, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के 63 MP, जो इनका पिछला संसदीय सांसदों की संख्या थी, 63 सांसद कम, और इन्होंने नारा क्या लगाया? 400 पार, 400 पार। रामलला जी, हम रामलला को लाए हैं, जो रामलला को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे प्रभु श्री राम जी को लाने वाले लोग, प्रभु श्री राम जी ने कहा, कह रहे हैं हम तो तुमको लाए हैं 10 बरस से, और तुम कह रहे हो कि हम तुमको लाए हैं। बट जनादेश उनके पास है। मोदी जी कहा कि जनादेश सिर्फ और सिर्फ एनडीए के पास है। मनीष सिंह जी, सरकार मोदी जी ने बनाए। ऐसे पूछ रहा हूं बिकॉज लखन साहू जी अकेले पड़ गए, 2 आप लोग। नहीं प्रदीप जी बात ऐसी है। हाँ बोलिए। इनको 10 साल के बाद थोड़ी सी कुछ तो एक हास्य की लकीर इनके चेहरे पर आई है। इनको जनता ने लताड़ा था। हमारी कुछ व्यवस्थापन के कुछ कमियों के कारण इनको जो जीत मिली है, ये तात्कालिक जीत है। ये इन्होंने, जनता ने इनको जीत नहीं दिया है। ये हमारा व्यवस्था का जो थोड़ा बहुत कुछ कमियां रह गई है वो हम पूरी करेंगे। ये इसकी चिंता न करने दे। इनको देश की कुछ पड़ी नहीं है। जब इनके पास शासन था तो जो विद्यार्थी नहीं थे उनके ऊपर खर्चा हो गया, जो शिक्षक पढ़ाते नहीं थे उनके ऊपर खर्चा हो गया। अभी मालूम पड़ गया 2 लाख विद्यार्थी गायब है, 1 लाख शिक्षक गायब है। यह अभी मालूम पड़ने लगा। इनसे पहले ये सब पैसे देते थे इनके नाम पर, ये सब भ्रष्टाचार होता था। ये सब बाहर आ गया है। ये एक क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है इन्होंने। प्रदीप जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ। इनका पूरा चरित्र बाहर आया है। साहू जी, अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का चरित्र पूरे चुनाव से पहले पूरे दुनिया के सामने आया है। तिजोरी से पैसा जाता था, लेकिन वहाँ विद्यार्थी नहीं थे, वहाँ शिक्षक नहीं थे। ये ध्यान रखो, क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है आपने। साहू जी, एक सवाल ऐसा नहीं छोड़ा है। एक सवाल लीजिए ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जवाब दो पहले।
पहले इसका जवाब दो। एक सवाल, 2 लाख विद्यार्थी नहीं, 1 लाख शिक्षक नहीं, उसके पैसे जाते थे गवर्नमेंट के तिजोरी से पहले से। बोगस विद्यार्थी, बोगस शिक्षक। कोई महिला सुरक्षित नहीं थी यूपी में। एक सवाल मेरा ले लीजिए। अरे एक सवाल, अरे प्रदीप जी एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। अरे प्लीज, अरे सुनिए ना, थोड़ा पानी पी के एक सवाल ले लीजिए। नहीं रहते थे। अरे पानी पी के एक सवाल ले लीजिए ना। अरे एक सवाल ले लीजिए। बोलिए मनीष जी, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? समर्थन करते करते आपकी सरकार काम करती थी। पानी पी के एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। पानी पी के, सभ्यता की पानी पी के एक सवाल ले लीजिए। अरे एक सवाल पानी पी के ले लीजिए। किसके साथ खाया जाता है आपको मालूम है? अरे पानी पी के एक सवाल ले लीजिए। पानी पी के एक सवाल। मनीष सिंह जी पूछिए, क्या पूछना? बोलो जल्दी बोलिए। सभ्यता की बात करते बोलिए मनीष सिंह जी, बोलिए मनीष सिंह जी। साहू जी, हाँ साहू जी, हाँ, अरे सुनिए ना, सुनिए साहू जी, हिंदुस्तान में कितनी ग्राम सभाएं हैं? अरे बोलिए, प्रश्न तो पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। अरे मेरा सवाल सुनिए ना। मेरे सवाल का जवाब दो पहले। अरे मेरे सवाल का पहले जवाब दो। जो विद्यार्थी नहीं थे उनके पैसे दिए कि नहीं सालों साल आपने? जो शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं थे उनके नाम पर पैसे खर्च हुए कि नहीं? ठीक है, राशन कार्ड बोगस, वोटर कार्ड बोगस। कितने दिन चलेगी तुम्हारी सरकार ऐसी? अच्छा ये बताइए, अरे साहू जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना साहू जी, 15 सीटें हमारे व्यवस्थापन के कमियों से कुछ आपको ज्यादा मिल गई। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। सभ्यता के साथ कोई रिश्ता है आपके बदल का? अरे कूद क्यों रहा है चेयर पर? अरे बराबर है ना, सभ्यता की बात आप करते हो। सभ्यता लोकतंत्र आपकी बात है। अरे फ्रेम कट रहा है। सरासर गुंडागर्दी करते थे, कान को बंदूक लगाया, दादागिरी किया, गुंडागर्दी किया, वैसा सरकार चलाया आपने। आप सभ्यता की बात करते हो। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। सभ्यता की बात। प्रदीप जी देखिए इन्होंने गुंडई पे बात किया। वाह वाह, कितना सुंदर बात इन्होंने गुंडई पे कहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अरे सुनिए, आपकी पहचान है। अरे सुनिए, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी ये आपकी पहचान है। चेहरा गलत चेहरा लगा के आप कितने दिन लोगों को चुते बने? मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी। मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी। तुमने जो बोला ना, योगी साहब क्या घंटा बजा रहे थे, अभी हम आपको बताएंगे घंटा क्या होता है। समझ में आया? अच्छा ठीक है साहू जी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ बात करने आती है? साहू साहब, मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी। अरे सुनिए ना, निजामुद्दीन जी, ये तुम्हारी सभ्यता है। सुनिए ना, कर्नाटका में आप पेट्रोल डीजल पे टैक्स डाले हैं, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोले एक तरफ आप महिलाओं को फ्री यात्रा दे रहे हो और दूसरा पेट्रोल डीजल पे टैक्स कर दिया है। निजामुद्दीन जी, मनीष सिंह को 2004 के जो मार्केट के पूरे रेट थे और 2014 के थे, 10 साल के आंकड़े कैसे थे उसका जरा स्टडी करो। 2004 से लेके 14 तक जो ग्राफ कह रहे पूरे महंगाई का बढ़ते, वो आप देखो। 2004 में अटल जी की गवर्नमेंट जाने के बाद क्या चीज के दाम थे और 2014 तक वो मंदिरों में क्या हो गए, इसके बारे में सोचो। पवित्र काम यही है कि जब आदमी जाता है तो पहले अपने भगवान के लिए घंटा ही बजाता है। 2004 पहले बात को समझे और 2014 देखिए, इनके यहाँ एक नारा है, झूठ बोलो और जोर से बोलो। इतना सम्मानित आपका डिबेट होता है, ये पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आप दोनों कुछ भी बोलेंगे, आप दोनों कुछ भी बोलेंगे, तुम आज सभ्य बातें करेंगे, सभ्यता की बात छेड़ेंगे। नहीं है जो लोगों के सामने आज सभ्यता आपने लाई है स्क्रीन पे असभ्यता आपने बोली। मनीष जी ध्यान रखो, पैसा गए, 3 तक का पैसा लिया, गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से भी धर्म के खुद वो कर चुके हैं। Lakshman Sahu ji, thank you very much to be on the show. Nizamuddin ji, thank you very much for being on the show. Manish Singh ji, thank you very much for being on the show. It has been a fantastic debate. अच्छा डिबेट हुआ, लास्ट तक अच्छा डिबेट हुआ, बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ, पूरे देश ने देख लिया, बहुत अच्छा डिबेट हुआ, ज्ञानी, बहुत नॉलेज आपने दिया। इट इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। दैट्स ऑल वी से। We talk about the constitution,
We the people, the preamble says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, democratic, social, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic and political, equality before the law and equal protection of rights, liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and fraternity, believing eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. As we say, the foundations of our liberty, the foundations of our democracy, the foundations of our constitution, in the four pillars of justice, equality, liberty and fraternity, whichever government comes to power, we believe they will uphold, that particular parties or combination of parties will uphold the pillars of democracy, pillars of the constitution, because if the pillars of democracy and constitution are protected, democracy survives, the country survives and we all prosper. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.